पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना हमको यहाँ खाना बना भी दिया। ये सुना टूरिस्ट ने भी बोला कि आदिल भाई लड़ रहा था हमारे लिए। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हो गई। यह आतंकी हमला इस मामले में बहुत अलग है क्योंकि इसने इस बार बेगुनाह पर्यटकों पर गोली चलाई है। बंदूकों ने जान ले ली उन निर्दोष बेगुनाह लोगों को जो कश्मीर को जन्नत मान करके घूमने गए हुए थे। लेकिन यह अफसोसनाक है कि अब उन पर्यटकों को भी निशाना बना लिया उन बंदूकों ने जो सरहद पार करके शायद जान लेने ही आई थी। बंदूकें कैसे आईं, अभी यह जांच का विषय है। जांच होगी और पता चलेगा कि इसमें कौन शामिल है। लेकिन इतना तो तय है कि पड़ोसी मुल्क की इसमें भूमिका है। भारत सरकार ने इसलिए कड़े फैसले लेते हुए कुछ ठोस कदम उठाए हैं और अभी आगे बैठकें चल रही हैं कि और क्या करे ये देश, ताकि अगली बार किन्हीं उन बेगुनाहों को जान न गंवानी पड़े। हम उन तमाम परिवारों को अपनी संवेदना जाहिर करते हैं और जो लोग इस हमले के शिकार हो गए, हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये दुखद है, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। ये इंसानियत के ऊपर धब्बा है। ये इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी की जान ले लेना किसी भी स्तर पर माफ करने योग्य नहीं है और हुकूमत को इस बात का कड़ा फैसला लेना चाहिए कि अगली बार किसी बेगुनाह का इस तरह से लहू न बहे। कानपुर में एक व्यवसायी शुभम द्विवेदी की फरवरी महीने में शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ कश्मीर के पहलगाम घूमने गए थे। शुभम को नहीं पता था कि एक रोज पहले होटल में अपने दोस्तों और पत्नी के साथ जो खेल खेलते हुए वो खुश थे, हंस रहे थे, उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि चंद घंटे बाद दहशतगर्दों की बंदूक उनकी जान ले लेगी। उनकी पत्नी ईशान्या सदमे से उबर नहीं पा रही हैं। कानपुर के रहने वाले शुभम के परिवार में मातम पसरा है। ईशान्या को देखकर आप इस बात की पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या गलती थी, क्या गुनाह था शुभम द्विवेदी का। शुभम के कातिलों को कतई बख्शा न जाए। ईशान्या ने इस बात को भी बताया कि धर्म पूछा फिर गोली मार दी। अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू मार दी। और ये अगर दृश्य है तो ये भयावह है, ये खतरनाक है और ऐसे कई लोग मार दिए गए। पहलगाम की वो वादियां जो एक वक्त लोगों को सुकून और खुशियां देने के लिए ख्यात थीं, आज वो लहूलुहान हो गईं क्योंकि उसमें इंसानियत मारी गई। लेकिन इसके पीछे कैसे ये सवाल नजरअंदाज किया जा सकता है कि वो बंदूकें वहां तक पहुंची कैसे। 2000 लोग जब वहां घूमने गए हों, वहां कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था, कोई इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं था जो इतना संवेदनशील जगह हो और हुकूमत का यह दावा हो कि वहां अमन चैन और खुशहाली है। बावजूद इसके
उन कश्मीरियों को आप इस बात का क्या जवाब देंगे जो ये बात पूछ रहे हैं कि कश्मीर में जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा फोर्स है? फिर पहलगाम के उस पिकनिक स्पॉट पर फोर्स क्यों नहीं थी? बंदूकें कहां से आईं? सवाल यह भी पूछना होगा। सवाल यह भी पूछना होगा कि जैसे RDX 300 किलो आ गया, वैसे कई लोग बंदूक लेकर के घुस गए। कई मिनट तक वो मार काट मचाते रहे। जैसे ही ये खबर आई कि उन्होंने धर्म पूछा और मार दिया, कलमा पढ़वाया, मार दिया, इस देश के जहरीले नफरती लोग इस बात को इस तरह से प्रसारित करने लगे कि देखो ये मजहब के नाम पर हमला हुआ है, पूरे हिंदू धर्म पर यह हमला है, और जो हमला किए वो मजहब पूछ कर किए। लेकिन आपदा को अवसर में बनाने वाले लोग इस बात को ज्यादा फैलाते उसके पहले ही कुछ और हिंदू महिलाओं का बयान आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सुनिए इस हिंदू महिला को। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है। अब सुनिए उस हिंदू महिला की चीख जो कही कि 1.5 घंटे मेरे घर के लोग वहां पड़े रहे, कोई मदद करने वाला नहीं आया, न सरकार का कोई आदमी, न पुलिस, और न कोई वहां पर सुरक्षा कर्मी था। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। ऐसे वक्त में जैसे आपको शुभम द्विवेदी की कहानी शान्या के जरिए जाननी चाहिए, उसी तरह से आपको यह भी जानना चाहिए कि कोई आदिल अहमद था जो वहां के सैलानियों को बचाने में जान गंवा बैठा। किसी आदिल अहमद को भी गोली मारी गई क्योंकि वहां वो घूमने आए उन तमाम पर्यटकों को बचा रहा था। उनकी हिफाजत करते हुए आदिल अहमद की जान चली गई। उसके नमाज़े जनाजा में जो दृश्य है वो भी उन दहशतगर्दों को देखना चाहिए। गोली बंदूक किसी का मजहब नहीं देखती। यह दीगर बात है कि मजहब के नाम पर उन्हें बरगलाया जा सकता है, मजहब के नाम पर उनमें जहर भरा जा सकता है, मगर जब गोली और बंदूक चलती है तो वो किसी शिवम द्विवेदी और किसी आदिल अहमद में फर्क नहीं करती है। आदिल अहमद की पत्नी की चीत्कार सुनिए और महसूस करिए कि यह दहशतगर्दी इंसानियत को किस कदर बर्बाद कर रही है। नजाकत अली के किस्से भी आपको जानना चाहिए। नजाकत अली ने अपनी जान को दांव पर रखकर 11 पर्यटकों को बचाया। दहशतगर्द पूछे होंगे किसी से कि तुम्हारा धर्म क्या है, मगर दहशतगर्दों ने यह मुतमईन होकर के देखा कि वो मारने आए थे, जो रास्ते में आया उसको मारा। 26 लोगों की यह सूची गौर से देखिए, इसमें सब शामिल हैं। इसलिए किसी भी नफरत और दहशतगर्दी को मजहब के नाम पर इस्तेमाल करके अपने मुल्क के उन मजहब वालों के खिलाफ आप ये जो जहर फैलाना चाहते हैं, ये कृपा करके मत करें। दहशतगर्दी से एकजुट होकर के लड़ें। ये बंदूक, ये गोलियां इंसानियत पर चल रही हैं। बेगुनाहों पर चली इन गोलियों का सरकार कड़ा प्रतिकार करे और ऐसा बदला ले कि अगली बार कोई ऐसी गोली किसी बेगुनाह को न मार सके। मगर सरकार से सवाल पूछने के समय आप इस बात को प्रचारित करें कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। यह आपदा को अवसर में इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी एक्सपोज करना जरूरी है। पूछा उन्होंने जाति, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाति पूछ कर थार चढ़ा दी दलितों के ऊपर। पूछा उन्होंने जाति, जब घोड़ी चढ़े दूल्हे को उतार कर पीटा, मारा। पूछा उन्होंने जाति, जब बिहार में यादवों और कुशवाहों की बारात पर गोली मार दी, 2 लोग मार दिए गए।
पूछा उन्होंने जाति, जब प्रयागराज में उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हारा बोझा नहीं ढोऊंगा और उसे बोझे में डाल करके जला दिया। तुम्हारे देश की जाति एक अलग समस्या है, इसे आपदा को अवसर में डाल करके मत अपने ऊपर पर्दा डालो, मजाक के पात्र बन जाते हो। यह वक्त दहशतगर्दी से लड़ने का है, तुम अपने लोगों से लड़ने लगे। यह सियासत बहुत गंदी है, यह सियासत इंसानियत के खिलाफ है। कोई मनोज मुंतशिर शुक्ला इस पर नफरत की उत्तेजना वाली कविताएं पढ़ने लगा, आपदा को अवसर में ढूंढ करके यह बताने लगा कि देखो सारे मुसलमानों को इशारे में वो कह रहा है कि सब इसमें गुनहगार हैं। और सुनो, ये तो कहना ही मत कि आतंकवाद का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। ये इंस्टाग्राम पर 4 लफंगों की रीलें देखकर जो लिबरल ज्ञान जगा है ना तुम्हारे अंदर, मेरी नजर में इसकी वैल्यू 2 टके की है। तो कोई अर्णव गोस्वामी जैसा पत्रकार सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहा है। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court. कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा कि ये दहशतगर्द आए कैसे, ये बंदूकें वहां चली कैसे, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी सेना, तुम्हारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थीं, और तुम जिसके दावे ऐसे थे कि 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। इन बयानों को क्यों न दोहराया जाए कि नोटबंदी से लेकर 370 को दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए जब बोया गया, तो इस बात का सवाल किससे पूछा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इसके सवाल न पूछे जाएं? उनके बयानों को सुनिए और फिर खोजिए कि कौन सरकार से सवाल कर रहा है। इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा, किसी भी खुफिया एजेंसी के व्यक्ति को पूछ कर रखिए। आप दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? हुकूमत से सवाल पूछो ना, इसके पहले ही इतना इस देश में नफरत फैला दिया गया, गोया इसमें सारा पाकिस्तान की गलती है। अगर पाकिस्तान की गलती है तो वो तो वही करेगा। आपको हुकूमत इस बात के लिए एक हक देती है, अख्तियार देती है कि आप अमन चैन करेंगे। आपके पास सेना है, आपके पास सुरक्षा एजेंसियां हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास सब कुछ है, फिर यह गलती आपकी क्यों ना मानी जाए? आप कहां थे? 300 किलो आरडीएक्स आकर के इस देश के जवानों को जान से मार गया। आज तक पता चला वो आरडीएक्स कैसे आया था? ये आतंकवादी जो घुस करके बेगुनाहों को मार गए, सवाल ये क्यों नहीं पूछते कि वो कैसे आ गए, कहां दिक्कत हुई? और कड़े फैसले लेने में सब साथ हैं। दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन दहशतगर्दी की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाना और अपनी ट्रोल आर्मी के जरिए मौके का फायदा उठाना एक ओछी सियासत है। तुम्हारे मुंह पर तमाचा है कश्मीरियों का ये प्रोटेस्ट। इन्हें गौर से देखो, इन्हें गौर से सुनो। ये कश्मीर की आवाम है जो कहीं आतंकवाद का मुर्दाबाद कर रही है तो कहीं दहशतगर्दों की गोली से खुद के सीने को छलनी मान करके आंसू बहा रही है।
कहीं सड़कों पर उतरकर महिलाएं वंदे मातरम बोल रही हैं, तो कहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लग रहे हैं। आज कश्मीर मोहब्बत के साथ इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा है। इसमें जहर मत बोलो और गौर से सुनो कश्मीरियत की आवाम को। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अपना देश अपनी माटी, बोले वंदे मातरम। के पास अगली साइड आपका। इन वीडियोस को देखने के बाद गौर से देखना कि तुम्हारे टेलीविजन चैनलों ने कितना जहर मौका देख करके बो दिया। वो जहर अगर आतंकवादियों के खिलाफ है तो जायज है, मगर आतंकवादियों के मजहब के साथ अगर है तो वो कितना खतरनाक है, इसका कल्पना कर सकते हो आप। ये जहर जब फैलाया जा रहा हो तो पत्रकारों का फर्ज है कि बहुत ठहर कर, बहुत धैर्य के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कोई भी बात बोली जाए। हम ऐसे मौकों पर अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं। हुकूमत फैसला ले, सर्वदलीय बैठक करे। अगर नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में छोड़ करके आए तो यह जिम्मेदारी थी, जरूरी था, आना चाहिए। अगर राहुल गांधी भी दौरा छोड़ करके वापस आए तो इसे भी दिखाओ, इसे भी बताओ कि वो फोन करके गृह मंत्री को और सरकार को बोलते हैं, विपक्ष के लोग एकजुट होकर के बोलते हैं कि सरकार कड़े फैसले ले, हम उसके साथ खड़े हैं। एक आवाज, एक लफ्ज भी किसी ने आतंकियों के पैरवी में नहीं कही है। कश्मीर को सुनो उस पत्रकार की जुबानी जो ये बता रहा है कि इसे मजहब के नाम पर मत जोड़ो, ये कश्मीरियत के ऊपर हमला है। ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। एक मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहाँ पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे, हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह। कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी ये हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। ये रोते हुए कश्मीरियों के आंसू ये बयां कर रहे हैं कि अगर इस तरह से सैलानियों को गोली मार दी आतंकियों ने तो कश्मीर तो बर्बाद हो जाएगा। कश्मीर बर्बाद हो रहा है, कश्मीर बर्बाद होता रहा है। उनकी आवाम का यही एक पैगाम है। इसलिए कश्मीरियत के साथ खड़े होकर कश्मीर की आम आवाम को अमन और सुकून मिले, इसके लिए हुकूमत को पूरा सख्त फैसला लेना चाहिए और आइंदा ऐसे किसी हमले का हिम्मत न करे कोई, इसके लिए भी सख्त ऐतराज जताना चाहिए। लेकिन वो सख्ती क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगी। और हुकूमत के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठे सज्जन आज बिहार में अपनी रैली करने जा रहे हैं। उसी बिहार में जहां बिहार सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में भाजपा के मंत्री, विधायक और नीतीश कुमार के साथ कुर्सी लगाकर बैठकर मुस्कुराते हुए एयर शो देख रहे थे। आईपीएल चल रहा था, रुका तो कुछ नहीं, बैठकें हुई और बैठकों में जो निर्णय हुए वो सख्त भी हैं, मगर और सख्त निर्णयों की जरूरत है। मगर सवाल पूछने की जरूरत हुकूमत से है कि गलती किसकी। पहले ऐसे हमलों पर इस्तीफे होते थे, इस बार किसका इस्तीफा होगा? कोई तो गलती किया है, सजा किसे मिलेगी? उन बेगुनाहों के बहते लहू हमसे ये सवाल करेंगे कि उनको न्याय मिलेगा कि नहीं। अगली बार कोई बेगुनाह मारा न जाए, इसके लिए सख्त कार्रवाई हो। मगर याद रखना, बंदूक की गोलियां किसी की नहीं होती, वो इंसानियत के ऊपर चलती हैं। और इंसानियत के ऊपर जब भी खतरा मंडराता है, जो जिंदा इंसान है वो एकजुट होकर के उस हैवानियत से लड़ने के लिए एक राय में अपनी बात कहते हैं। और जो आपदा को अवसर में देखते हैं, ऐसे हैवानों से सजग रहें, इंसानियत को बचाएं और कड़े फैसले ले सरकार, ताकि दोबारा ऐसा कोई कदम कभी कोई उठा न पाए। मगर अगर आपने ठहर करके सोचा नहीं, उत्तेजना में आप केवल वही देख रहे हैं जो टीवी दिखा रहा है, तो खबरदार आप कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं। सजग रहिए,
संवेदनशील रहिए, धैर्य रखिए और इंसानियत की हिफाजत करिए।